Hello students, in this video we will continue further with periodic properties. So we have now started off with the understanding of वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती है, प्रॉपर्टीज किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरी करती है, वो पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. सो वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट एटॉमिक साइज. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज ionization energy, which is extremely important. Now ionization energy, ये जो टर्म है ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है. ओके, सो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, लेट्स रिवाइज इट फर्स्ट कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. Remove the outermost electron. So when I say outermost electron, it is basically most energetic electron. Most, क्योंकि आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हो एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ना. सो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा. सो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम एन एटम. ओके, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत सारे ग्रेडेशंस आते हैं. व्हाट आई मीन बहुत सारे ग्रेडेशंस आते हैं. इट इज लाइक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. इनको हम लोग कहते हैं ग्रेडेशंस. ओके, नाउ व्हेन आई से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम इसको IE1 लिखते हैं. It is basically energy required to remove the first electron. So energy required to remove the first electron from an atom. So जैसे for example सोडियम है, तो सोडियम में से जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, if you remove one electron, it is going to be Na+. मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इट इज गोइंग टू बी Mg+. ओके, सो व्हेन यू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एन आयन, एंड इस आयन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी +1. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये जो चीज है ये आपको समझ में आई है. सो व्हेन आई से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. ओके, and when you remove one electron, what you are going to get is, okay, you are going to get an ion which has a charge of +1 on it. ठीक है, अच्छा. Now when I say IE2, ionization energy 2, IE2, second ionization energy. So this is IE2. Okay, now IE2 होता है energy required to remove the second electron from an atom. So when I say energy required to remove the second electron from an atom, अगर जो आप यहां पे देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं. ओके, अब आपको और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना. व्हेन आई से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यू ऑलरेडी हैड Na+. आप Na+ में से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज Na+2. उसी तरह से ऑलरेडी जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज Mg+. अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो मतलब Mg+ में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो दैट इज व्हेन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन व्हाट यू गेट इज Mg2+. सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट डाइवैलेंट आयंस. फर्स्ट आयोनाइजेशन के बाद व्हाट यू गेट आर मोनोवैलेंट आयंस. ओके, सो आई कैन राइट डाउन द जनरल रिएक्शन नाउ. जनरल रिएक्शन क्या होता है कि लेट्स से यू हैव एन एलिमेंट E. ओके, ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन यू गेट E+. दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक मतलब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना, you will have to give energy to that atom, you will have to give energy to that electron, तब जाके वो निकलेगा. So it is endothermic process. Okay, एंड जो भी इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है हम लोग उसको डेल्टा एच लिखते हैं. इट इज इक्वल टू IE1.
दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा. ओके, सिमिलरली सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ओवर हियर. ओके, दिस सिंपली मीन्स एनर्जी हैज टू बी गिवन टू दिस एटम. अच्छा, अब इफ आई रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सो E प्लस में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन हटाता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट E+2. सो इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज IE2. ओके, सिमिलरली E+2 में से जब आप और एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज E+3. तो इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज IE3. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. IE1 क्या होता है, IE2 क्या होता है, IE3 क्या होता है. सिमिलरली जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे सो ऑलरेडी यू हैव E+3 एंड E+3 में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी दैट विल बी IE4. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट रिमूविंग one इलेक्ट्रॉन ईच, ओके, फ्रॉम एन एटम. सो हमें ये पता है कि एटम के अंदर यू हैव न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स है एंड देन यू हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, नाउ हमें ये पता है कि ये जो न्यूक्लियस है, एक काम करता हूं मैं, बस ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं. आइडियली 8 होने चाहिए बट आई एम जस्ट रैंडमली ड्रॉइंग देम. ओके, now if you focus on any electron, let's say this is your outermost electron, most energetic electron. Okay, now if you focus on this electron, when I say IE1, ये अभी हमारा न्यूट्रल एटम है. Okay, so if this is your most energetic electron, okay, so in this case when I say ionization energy, it is basically the energy required to remove this electron. इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, नाउ वो एनर्जी कितनी लगेगी और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो इस इलेक्ट्रॉन पे एक तो सबसे पहले न्यूक्लियस के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हमें पता है Fa, एंड एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है. ओके, नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होता जाएगा, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर जो डोमिनेट करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल हैव अ टेंडेंसी टू गो अवे, तो उसको बाहर निकालना सिंपल हो जाएगा. ओके, नाउ व्हेन आई से IE1, आपने ये एक इलेक्ट्रॉन तो हटा दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन तो हटा दिया. सो नाउ व्हाट यू हैव इज, by removing one electron you have something of this type. ये nucleus 1 2 3, so 1 2 3. Okay, now if you see over here, this is, if let's say this is your atom E, this has now become E+, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दिया. Now in this atom E+, there are less electrons now. So therefore force of repulsion, electrons के वजह से ये force of repulsion आ रहा है. So force of repulsion has reduced. So force of repulsion के comparison में I can now say force of attraction has increased. Right? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो repulsion relatively कम होगा. repulsion relatively कम होगा तो I can say रिलेटिव बेसिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नाउ मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन. ये मोर डोमिनेंट है, राइट? ओके, एंड बिकॉज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट, व्हाट विल हैपन इज, अब ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ना, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली पुल होगा न्यूक्लियस की तरफ. आपको ये पता ही है ना, कैटायन, दिस इज योर कैटायन. कैटायन वैसे ही साइज में छोटे होता है, कैटायन वैसे ही साइज में छोटे होते हैं, तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². तो अब अगर जो साइज छोटी हो रही है, इफ रेडियस इज डिक्रीजिंग, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज होगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज होगा तो अब इस एटम में से E+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, यू विल नीड मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन नाउ. ओके, सो इस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा.
राइट। सिमिलरली अब इसमें से मान लो आप जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हो, तो अब क्या होगा, अब जो आपके पास ये एटम बचेगा, इट हैज फर्दर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गए, तो इस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन और भी कम हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डोमिनेट करेगा, एटम और छोटा हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। सो व्हाट आई कैन से इज IE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है सिंपल, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है IE2 दैट विल बी मोर देन IE1 बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थर्ड केस में IE3 जो होगी वो आपकी और भी ज्यादा होगी। सो नाउ आई कैन से दिस, मैं ये रूल जो है वो यहां पे इस तरह से लिख देता हूं कि फॉर ईच एंड एवरी एटम विदाउट एनी एक्सेप्शंस, ओके, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, IE1 विल बी स्मॉलेस्ट, IE2 बढ़ जाएगी, IE3 और बढ़ जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज है, ये आयोनाइजेशन एनर्जीज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये समझ में आया। और आपको ये भी समझ में आया कि जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा डिफिकल्ट होता जाएगा। द रीजन इज बिकॉज कि जैसे जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, आई से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डोमिनेट, और इन अदर वर्ड्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव। आपको याद है मैंने आपको ये कहा था कि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसी चीज को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, काइंड ऑफ। सो आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और मुश्किल होता जाएगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now we will look at the variation in ionization energy. What happens when you go across a period? What happens when you go down the group? वो चीज अब हम लोग देखेंगे। Okay, अब हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, when we were talking about size, as we go from left to right, size decreases, right? तो जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स थे, जैसे अगर जो सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम वुड बी लार्जेस्ट इन साइज and fluorine will be smallest in size. So size progressively decrease हो रही थी and there weren't any exceptions. ये जो ionization energy है, ionization energy is roughly inversely proportional to size. Okay, so जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है आपकी साइज डिक्रीज होती जाती है, साइज डिक्रीज होती जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। सो हमें ये पता है कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ionization energy increases, okay, and the reason is because number of shells do not change. आपके number of shells same है but न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वुड इंक्रीज। हमें ये पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, Z effective increases as we go from left to right, and because effective nuclear charge increases, ionization energy increases. Now यहाँ पे साइज के केस में कोई एक्सेप्शंस नहीं आ रहे थे, बट व्हेन वी टॉक ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में एक्सेप्शंस होंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि एक्सेप्शंस कहां पे होंगे और एक्सेप्शंस क्यों होंगे। ओके, एक्सेप्शंस दो चीजों की वजह से आता है। पहला रीजन जो है ना, किसी भी शेल के अंदर हमें ये पता है फॉर एनी शेल, सॉरी इन अ शेल वैसे देखने जाओ तो s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से सबसे पास में होता है, फिर p, फिर d और फिर f। सो f जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है, तो अगर जो f ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगेगा ना, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगेगा तो ये f ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, ये f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ईजी हो जाएगा। So ionization energy will be minimum. Ionization energy is minimum. And
उसी शेल का जो s इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ओके, s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड होता है न्यूक्लियस की तरफ, तो बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो योर आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। सो एक्सेप्शंस जो आता है किसी भी पीरियड के अंदर, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, एज आई सेड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट ये ट्रेंड विदाउट एक्सेप्शंस वाला नहीं है, देयर आर एक्सेप्शंस ऑन द वे, एंड वन ऑफ द रीजन फॉर एक्सेप्शन इज दिस, ओके, कि s इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको निकालना मुश्किल होता है, p इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको निकालना रिलेटिवली सिंपल होता है, ओके। दूसरा जो एक्सेप्शन आता है वो आता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। सो मान लो किसी का हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, फुल्ली फिल्ड सबशेल है, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, एंड बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो ऐसे कन्फिग्रेशंस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये जो दो रीजन है, इन दो रीजन के वजह से अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो इंक्रीज होनी चाहिए उसके अंदर एक्सेप्शंस आता है, ओके। एक्सेप्शंस जो है ये सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी तो बस आपको यही याद रखना है कि एक्सेप्शंस क्यों आ सकता है, फिर हम लोग इन रीजंस को अप्लाई करेंगे। उसी तरह से व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, हम लोग जब ग्रुप में नीचे जाता है तो साइज इंक्रीजेस। नाउ हमें ये पता है कि साइज अगर जो इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, सो एज वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ओके। ये जनरल ट्रेंड है, बट जैसे अक्रॉस द पीरियड एक्सेप्शंस आता है इन चीजों के वजह से, उसी तरह से डाउन द ग्रुप एक्सेप्शंस आता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक्सेप्शंस आर फाउंड ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको ये पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, D and F electrons are poor at screening, so poor screening effect of D and F electrons. So because D and F electrons are very poor at screening, क्या होता है कि as we go down the group ideally ionization energy decrease होनी चाहिए, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी डिक्रीज होनी चाहिए थी उतनी डिक्रीज नहीं होती ड्यू टू दिस रीजन, ओके। As I told you even in the previous lecture, exceptions are important and you need to understand the reasoning behind the exceptions. So down the group जो exceptions आता है वो इस चीज के वजह से आता है, and across the period जो exceptions आते हैं वो इसके वजह से and इसके वजह से आता है, okay? So अभी के लिए हम लोग ये इतनी ही ये लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल नाउ लुक एट द एक्सेप्शंस एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस देम. वी विल ऑल्सो लुक एट फ्यू नंबर्स ताकि हमें समझ में आएगा कि चीजें किस तरह से वेरी कर रही है और एक्सेप्शंस कहां कहां पे आ रहे हैं. ठीक है, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन.